सोचिए एक ऐसा आयोग जो भारत के लिए भविष्य का फैसला करने आया, लेकिन जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। यह कहानी है साइमन कमीशन की, एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश को सड़कों पर ला दिया, जहां सिर्फ नारे नहीं लगे बल्कि शहादतें भी दी गई। और वहीं से शुरू हुआ भारत की आजादी की लड़ाई का नया अध्याय। मैं हूं संदीप सिन्हा, तो चलिए जानते हैं साइमन कमीशन की पूरी कहानी माइंड वर्ल्ड एजुकेशन के साथ। साल 1927 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया कि भारत में शासन सुधारों की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। इनका नाम रखा गया इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। लेकिन जिस बात ने पूरे देश को झंझोर दिया वह ये थी कि इस आयोग में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। सातों सांसद ब्रिटिश सांसद थे और अध्यक्ष बनाए गए सर जॉन साइमन। अब सोचिए, भारत के भविष्य की रिपोर्ट तैयार होनी थी, लेकिन भारतीयों से एक शब्द तक नहीं पूछा गया। यह सिर्फ अपमान नहीं था, यह पूरे राष्ट्र की बुद्धिमत्ता का मजाक उड़ाना था। यही वजह थी कि इस आयोग के नाम के साथ ही विद्रोह की लहर पूरे देश में फैल गई। पूरा देश गूंज उठा, साइमन गो बैक। जैसे ही साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई, भारत में विद्रोह की लहर दौड़ पड़ी। छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह एक ही आवाज सुनाई देने लगी, साइमन गो बैक। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस आयोग को खुले तौर पर बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल सभी एकजुट हो गए। यह शायद पहला मौका था जब विभिन्न विचारधाराओं वाले दल एक साथ खड़े हुए, एक ही मकसद के लिए, विरोध। यह एक संकेत था कि भारत अब सिर्फ सुधार नहीं चाहता था, भारत अब अधिकार, सम्मान और आजादी चाहता था। अब जरा साइमन कमीशन के चेहरों को देखिए। इनमें कुल 7 सदस्य थे और सभी ब्रिटिश सांसद। अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, एक अनुभवी राजनेता। और सदस्यों में शामिल था एक नाम जिसे भारत बाद में अच्छी तरह पहचानेगा, क्लेमेंट एटली, जो आगे चलकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। 1947 में भारत को इंडिपेंडेंस देने वाले फैसले पर हस्ताक्षर किए। बाकी सदस्य भी ब्रिटिश सांसद थे, कोई भारतीय नहीं, कोई प्रतिनिधि नहीं और कोई भारतीय विचार नहीं। अब आप सोचिए, भारत की भावी सरकार कैसी होगी। इसका खाका खींचा जा रहा था, लेकिन इसमें भारत की आवाज गायब थी। यही वह बिंदु था जिसने इस आयोग को भारतीयों के नजर में एक राजनीतिक अपमान और अंग्रेजों की धौंस बना दी। 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन भारत पहुंचा। पहला पड़ाव था बॉम्बे, लेकिन जहां स्वागत की उम्मीद थी वहां मिला आक्रोश और काले झंडों से भरा सागर। सड़कों पर हजारों लोग उतरे, हाथों में काले झंडे और मुंह पर सिर्फ एक नारा था, साइमन गो बैक। वकील, छात्र, मजदूर, नेता, सभी वर्गों के लोग इस विरोध में शामिल हुए। यह कोई हिंसक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक संगठित, शांतिपूर्ण लेकिन शक्तिशाली विरोध, जो अंग्रेजों को साफ बता रहा था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अंग्रेजों ने इस विरोध को दबाने के लिए पुलिस बल का सहारा लिया, लेकिन भारत की आवाज अब इतनी तेज हो चुकी थी कि कोई उसे रोक नहीं सका। साइमन गो बैक यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह था एक क्रांतिकारी नारा जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। लाहौर से लेकर मद्रास तक, पटना से लेकर बंबई तक, हर गली, हर चौक, हर स्कूल और हर विश्वविद्यालय में यही नारा गूंजने लगा। छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, आम जनता सड़कों पर उतर आई। इस नारे ने भारत के कोने कोने में आजादी की चिंगारी को ज्वाला बना दिया। लेकिन इस बार भारत डरने वाला नहीं था, क्योंकि अब बात थी आत्मसम्मान की, और जो आवाज साइमन गो बैक के रूप में उठ रही थी, और वो अब पूरे राष्ट्र की आवाज बन चुकी थी। 30 अक्टूबर 1928 लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए हजारों लोग सड़कों पर निकले। इस शांतिपूर्ण जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। हाथों में तिरंगा, दिल में आक्रोश और मुख पर सिर्फ एक नारा, साइमन गो बैक। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने इस अहिंसक प्रदर्शन का जवाब दिया लाठीचार्ज से। लाला जी को पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट के आदेश पर बर्बरता से पीटा गया। उनके सर और छाती पर लगातार वार किए गए। कुछ दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को लाला जी ने जख्मों के आगे दम तोड़ दिया। उनकी शहादत ने पूरे भारत को झंझोर दिया और उनके वो अंतिम शब्द, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी। यह घटना अब सिर्फ एक विरोध नहीं रही, यह बन चुकी थी आजादी की आग, जो अब बुझने वाली नहीं थी। लाला लाजपत राय की शहादत ने भारत की युवाओं को झंझोर कर रख दिया। इस अपमान और हत्या का जवाब देना था, और यही फैसला किया भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने। उनका मकसद था पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारना, जिसने लाला जी पर लाठीचार्ज करवाया था। लेकिन गलती से गोली चली और जेम्स स्कॉट की जगह जेपी सॉन्डर्स मारा गया। यह एक घटना नहीं थी, यह था आजादी की लड़ाई का एक नया मोड़।
भगत सिंह का चेहरा अब हर युवा के दिल में बस चुका था। उनका साहस, बलिदान और देशभक्ति अब राष्ट्र की चेतना बन चुकी थी। लाला जी की शहादत के बाद क्रांति अब सिर्फ नारा नहीं रह गई थी, अब यह एक प्रतिज्ञा बन चुकी थी। भारत का युवा अब तैयार था हर अत्याचार के खिलाफ जवाब देने के लिए, हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और आजादी को हासिल करने के लिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। इतने भारी विरोध और शहादतों के बाद साइमन कमीशन ने आखिरकार अपनी रिपोर्ट पेश की साल 1930 में। लेकिन भारत को जो उम्मीद थी, स्वराज, अधिकार और बराबरी का वादा, वह इस रिपोर्ट में नहीं था। साइमन कमीशन रिपोर्ट में आखिर क्या था? प्रांतों को थोड़ा अधिक पावर देने की बात कही गई, लेकिन केंद्रीय सत्ता अभी ब्रिटिश के हाथों में रखी गई। भारतीयों को रक्षा, विदेश नीति और पुलिस जैसे अहम क्षेत्रों से अभी भी दूर रखा गया। और तो और संविधान सभा जैसे किसी भी भारतीय प्रतिनिधि संस्था की मांगों को पूरी तरह नकार दिया गया। यानी कि यह रिपोर्ट ब्रिटिश राज को बनाए रखने के लिए एक और दस्तावेज थी। भारत ने इसे सिरे से नकार दिया। नेहरू से लेकर जिन्ना तक, गांधी से लेकर आम जनता तक, हर किसी ने कहा हमें यह मंजूर नहीं। साइमन कमीशन का यह रिपोर्ट अब इतिहास के पन्नों का एक अस्वीकृत प्रस्ताव बनकर रह गया। साइमन कमीशन की तानाशाही के जवाब में भारत ने भी एक मजबूत कदम उठाया, अपना खुद का संविधान तैयार करना। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसको लीड कर रहे थे पंडित मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। यह थी भारत की पहली स्वदेशी संविधान ड्राफ्ट। इसमें साफ मांग की गई कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार सुनिश्चित किया जाए, धर्मनिरपेक्ष राज की नींव रखी जाए और भारत का शासन भारतीयों के हाथों में हो। यह रिपोर्ट एक बात साफ कर रही थी, अब भारत से विरोध नहीं कर रहा था, अब भारत भविष्य की रूपरेखा खुद बना रहा था। नेहरू रिपोर्ट भारत की राजनीतिक परिपक्वता का प्रमाण थी और यह संदेश था अंग्रेजों को कि भारत अब से मांग नहीं करेगा, बल्कि अपने अधिकार खुद तय करेगा। साइमन कमीशन सिर्फ एक आयोग नहीं था, यह एक चिंगारी बन गया जिसने भारत को एकजुट कर दिया। राजनीतिक मतभेद पीछे छूट गए। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, वकील, किसान, छात्र, हर वर्ग, हर संस्था, हर विचारधारा एक ही आवाज बोलने लगी, साइमन गो बैक। इस आंदोलन ने भारतीय जनता को एक नया एहसास कराया कि हम सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं। राजनीतिक चेतना अब शहरों तक सीमित नहीं थी, गांव-गांव में, युवाओं में, महिलाओं में, सभी में आजादी की आग जग चुकी थी। यह पहली बार था जब आंदोलन सिर्फ नेताओं तक नहीं, बल्कि जनता तक पहुंच चुका था। साइमन कमीशन का विरोध भारत की आजादी के आंदोलन में एक नया निर्णायक मोड़ बन गया, जिसने बताया कि भारत अब समझ चुका है और तैयार भी है। साइमन कमीशन के